चैनल गाइड फार्मा लाइन। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक स्ट्रोक के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रोक्स के साइन और सिम्टम्स, कॉजेज़, रिस्क फैक्टर और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स के साइन और सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि स्ट्रोक्स के साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रोक्स के साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो ये जो स्ट्रोक्स का साइन और सिम्टम्स है ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन जिसके अंदर ये स्ट्रोक्स की कंडीशन डेवलप हुई है उसके ब्रेन में किस पार्ट में स्ट्रोक की ये कंडीशन डेवलप हुई है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ब्लड का फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है, वो प्रॉपरली ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो जो भी एरिया जहाँ पर भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होगी वही एरिया अफेक्टेड होंगे। तो उस केस में उस एरिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब वो ब्रेन का वो पार्ट जो भी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होगा वो फंक्शंस अफेक्ट होंगे। क्योंकि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के जो जितने भी पार्ट्स हैं सबके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो जिस पार्ट में ये स्ट्रोक्स की कंडीशन डेवलप होगी उस ब्रेन के पार्ट से रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे वो अफेक्ट करेंगे और उसी से रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट में आएंगे। तो ये सिम्टम्स बेसिकली डिपेंडेंट है कि किस जगह पे कहाँ पर ये स्ट्रोक हुआ है। तो देखिए जो पहला सिम्टम आता है वो है नंबनेस। क्योंकि जो पर्सन है जिसके ब्रेन में ये जो स्ट्रोक हुआ है उसमें जो उसका जो ब्रेन का पार्ट है CNS, उसमें बेसिकली जो कंट्रोलिंग पावर होगी, जो बॉडी को कंट्रोल करने का वो होगा, वो उसमें इश्यूज आएंगे। क्योंकि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि जब उसके पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं तो उस केस में ब्रेन तो प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं रहा है। तो उस केस में नंबनेस की कंडीशन डेवलप होती है क्योंकि ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उस केस में जो नंबनेस है वो अराइज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कन्फ्यूज़न। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी ब्रेन का जो पार्ट है सबके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो कन्फ्यूज़न भी आता है क्योंकि जब ब्रेन के वो पार्ट्स जो थिंकिंग में रोल प्ले कर रहे होंगे उनमें वो पार्ट्स जब अफेक्टेड होंगे तो उस केस में पर्सन में कन्फ्यूज़न की कंडीशन डेवलप होगी। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ट्रबल इन स्पीकिंग। तो वो पार्ट्स जहाँ पर जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर उस पार्ट को स्ट्रोक ने अफेक्ट किया है तो पर्सन को स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा विज़न में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जो ब्रेन जो है वो आइज़ से जो इमेज आइज़ से आ रही है ब्रेन उस चीज़ को सेंस नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके जो एरियाज़ हैं जहाँ पे भी जो भी सेंस करते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रोक की वजह से सेल्स डैमेज हो जाएंगी, सेल्स डेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, विज़न में दिक्कत आएगी। इसके अलावा लॉस ऑफ बैलेंस, पर्सन में बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। वो बॉडी को अपनी बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भी आपका ब्रेन का सिस्टम हेल्प करता है। तो इस वजह से इसके अलावा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा बॉडी में। सेम वही चीज़ है क्योंकि बैलेंसिंग में, कोऑर्डिनेशन में, विज़न में, थिंकिंग में, स्पीकिंग में, हर एक चीज़ में ब्रेन का रोल है। तो इसकी वजह से वो सारे ही सिम्टम्स अपीयर होंगे। इसके अलावा क्या है, हेडेक। तो क्योंकि ब्रेन में हेमरेज की कंडीशन डेवलप है उस केस में क्या होगा, ब्रेन में सीवियर पेन होगा, इंस्टेंट सीवियर पेन होगा जिसका कोई कॉज नहीं होगा। मतलब कभी उसका कोई कॉज समझ में नहीं आएगा कि ये ब्रेन में पेन हो क्यों रहा है। तो ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं किसमें, जो पर्सन जिनके अंदर स्ट्रोक होता है उनके अंदर ये सारे ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पर्सन के अंदर स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होती है। तो जो हमारा पहला कॉज है वो है हाई ब्लड प्रेशर। तो वो पर्सन जिनको बीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके अंदर स्ट्रोक्स अमूमन देखा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि जो हमारा सेकंड टाइप है हेमरेजिक टाइप, वो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सेकंड टाइप था हेमरेजिक
हेमरेजिक स्ट्रोक, वो बीपी जो था, बीपी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए। तो वो पर्सन जिनके अंदर बीपी की कंडीशन होती है उनके अंदर स्ट्रोक आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अगर पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको का कंजम्पशन कर रहा है, तो क्योंकि ये सभी आपस में इंटरलिंक है। जब मैंने आपको बीपी पढ़ाया है, मतलब ब्लड प्रेशर पढ़ाया है, उसमें भी बताया है कि ब्लड प्रेशर कॉज करने का एक रीज़न होता है स्मोकिंग और टोबैको कंजम्पशन। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि ये सारे आपस में इंटरलिंक है। स्मोकिंग का कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, ये सब आपस में इंटरलिंक है, वो बीपी को भी बढ़ाते हैं। तो ये है। नेक्स्ट हमारा हार्ट डिजीज़। तो किसी पर्सन में अगर हार्ट की डिजीज़ है तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हार्ट प्रॉपर ब्लड को पुश ही नहीं कर पाएगा, पंप ही नहीं कर पाएगा, तो सफिशिएंट ब्लड की तो वैसे भी सप्लाई नहीं हो पाएगी बॉडी ऑर्गन्स में, तो उस केस में भी प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ब्रेन में नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ भी क्या है, इंटरलिंक है। बीपी का, डायबिटीज़ का, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब आपस में इंटरलिंक है। तो डायबिटीज़ भी जिन पर्सन को होता है उनके अंदर भी स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया। तो जैसा कि हाइपरलिपिडेमिया जो कंडीशन है, इसमें क्या है, बॉडी में फ़ैट का जो फैट की अमाउंट है वो बढ़ रही है, ब्लड में फैट बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो उस केस में क्या है, जब ये फैट बढ़ रहा है तो वो आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगेगा। जब ये डिपॉजिट होने लगेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, यानी कि ये आर्टरीज को नैरो करने लगेगा, कहीं पे इकट्ठा होने लगेगा, जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाएंगी। तो ये थ्रॉम्बस क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रोक आएगा, या फिर ये इम्बोलस क्रिएट कर सकता है, वजह से भी स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये जो ये लिपिड या फिर फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, उसकी वजह से आर्टरीज नैरो होने लगेंगी और वहाँ पे प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा जेंडर। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में जो चांसेस होते हैं स्ट्रोक्स के वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फीमेल्स में इसके चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो ये होता है जेंडर में डिफरेंशिएशन। तो ये होता है कॉजेज़ जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर स्ट्रोक्स की जो कंडीशन होती है वो डेवलप होती है। इसके अलावा एक जेनेटिकल कॉज भी है कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर उसके जो हमारे पास्ट हिस्ट्री रही है, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री रही है स्ट्रोक्स की, तो उन पर्सन को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये भी हो सकता है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो सारे ही कॉजेज़ जो हमने आपको कॉजेज़ बताया है, अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये सारी ही कंडीशन है तो वो उस पर्सन के लिए रिस्क फैक्टर है कि उस पर्सन को ये स्ट्रोक्स का खतरा है। मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन हमारा हाई बीपी है तो उसको स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, उसके लिए वो रिस्क फैक्टर है। अगर कोई पर्सन टोबैको कंजम्पशन कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो वो उसके लिए वो रिस्क फैक्टर है, उसको स्ट्रोक्स आ सकता है। कोई पर्सन हार्ट डिजीज़ का है तो उसके अंदर स्ट्रोक्स का खतरा बढ़ जाता है, उसके लिए वो रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ का पर्सन है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक्स के लिए। हाइपरलिपिडेमिया का कोई पर्सन है तो वो भी स्ट्रोक्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है। कोई फीमेल है तो उसके अंदर चांसेस कम है, लेकिन मेल भी रिस्क में है स्ट्रोक्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होगा, फीमेल्स में भी होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल्स में कम होता है स्ट्रोक एज़ कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा अगर पर्सन के फैमिली हिस्ट्री रही है स्ट्रोक्स की तो उसको भी होने के चांसेस बढ़े होंगे, तो वो भी हाई रिस्क पे होगा। ये सभी कॉजेज़, ये सभी रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक्स। अब हम स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि कैसे हम स्ट्रोक्स को ट्रीट करेंगे। तो स्ट्रोक्स को ट्रीट करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल मेथड और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजिकल मेथड को पढ़ लेते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम कैसे स्ट्रोक्स को ट्रीट करेंगे। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है ड्रग्स की जिनको हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक्स के लिए, वो है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या होती हैं? एंटीप्लेटलेट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो क्लॉट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करती हैं। तो जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट की वीडियो में बताया हुआ है कि स्ट्रोक्स 3 टाइप्स के होते हैं, और उसमें जो हमारा पहला टाइप था वो था हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक। और इस्चेमिक स्ट्रोक्स के होने के 2 रीज़न थे, या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन या फिर एम्बोलिज्म। तो
इन दोनों की वजह से क्या होता था, इन दोनों की वजह से आर्टरीज की साइज छोटी हो जाती थी, इनकी फॉर्मेशन की वजह से आर्टरीज की साइज छोटी जाती थी, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती थी। तो क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन के अंदर स्ट्रोक्स की कंडीशन डेवलप हुई है और उस पर्सन के अंदर ये जो स्ट्रोक्स आया है वो इस्चेमिक स्ट्रोक्स है, इस्चेमिक टाइप का स्ट्रोक है और उसका कॉजेज़ है हमारा इम्बोलिज्म। इम्बोलिज्म की वजह से इस्चेमिक स्ट्रोक आया हुआ है, तो उस केस में हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि इम्बोलिज्म में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और उसको हमें प्रिवेंट करना होता है, जिससे कि हम ब्लड की प्रॉपर सप्लाई को बढ़ा सकें। नहीं तो क्या होगा, ये इम्बोलिज्म एरिया को तो नैरो करेगा ही करेगा, साथ में जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो टूट के जाके छोटे छोटे जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स हैं, इनको ब्लॉक करेंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो ये वो ड्रग्स होंगी जो क्लॉट के फॉर्मेशन को रिड्यूस करेंगी। तो क्या है, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, यूज फॉर द पेशेंट विथ नॉन कार्डियक इम्बोलिक स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट की वीडियो में बताया हुआ था कि स्ट्रोक्स का तीसरा टाइप है ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। तो ये इन ड्रग्स को हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक्स के लिए यूज़ करते हैं, एज वेल एज हम इनको नॉन कार्डियक इम्बोलिक स्ट्रोक्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इन ड्रग का काम है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकना, प्लेटलेट में जो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ है उसको रोकना। तो इस ड्रग को हम बेसिकली इम्बोलिक स्ट्रोक्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये ड्रग्स हो गई। अब इस ड्रग्स के एग्जांपल्स क्या हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रिन एंड डाइपिरिडामोल। इनको हम यूज़ करते हैं पर्सन को ट्रीट करने के लिए जिनके अंदर इम्बोलिक स्ट्रोक्स आता है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पहला कैटेगरी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स। तो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स क्या होती हैं? थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यानी ये ड्रग्स थ्रोम्बस को लिटिक यानी लिसिस करने का काम करेंगी। तो जैसे कि हमने आपको बताया, जो हमारी पहली ड्रग थी वो प्रिवेंट करती थी ब्लड के क्लॉटिंग को, और ये ड्रग क्या करेंगी, ये ड्रग जो ब्लड का क्लॉट इकट्ठा हो चुका है, ब्लड का क्लॉट बन चुका है, उसको तोड़ने का काम करेंगी। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, लिसिस करने का काम करेंगी। तो ये क्या है, ड्रग्स डिसॉल्व ब्लड क्लॉट बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजन। तो ये ड्रग्स प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके जो ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो रही हैं, उनको डिसॉल्व करने का काम करेगा। जिससे क्या होगा, जब आर्टरीज में वो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आर्टरीज है, इस आर्टरी में यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या है, जब हम ड्रग्स देंगे तो ड्रग्स क्या करेगी, इस जो थ्रोम्बस है या ये जो हमारा ब्लड क्लॉट है, इसको डिसॉल्व करने का काम करेगी। और जब डिसॉल्व करने का काम करेगी तो ये धीरे धीरे ये क्या होगा, ये जो ब्लड क्लॉट है ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और अंत में जाके ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नैरो एरिया हो गया था, ये एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो एरिया अभी सिर्फ इतना था वो एरिया अब बढ़ के बड़ा हो जाएगा और ब्लड का फॉर्मेशन ब्लड का फ्लो तेज़ी से होने लगेगा। ये हो गया। इसकी जो ड्रग्स है, जो इसकी ड्रग्स के एग्जांपल है वो है किनेलेटिक, नेक्स्ट है हमारा इमिनेज एंड नेक्स्ट है हमारा रीटावेज। ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम एज अ थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब थर्ड कैटेगरी है हमारी एंटीकोगुलेंट ड्रग। तो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या है, एंटी यानी कि अपोजिट और कोगुलेंट्स का मतलब कोगुलेशन को रोकना। तो ये वो ड्रग्स होंगी जो कोगुलेशन को रोकेंगी, यानी ये ब्लड के क्लॉटिंग को रोकेंगी। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ब्लड की क्लॉटिंग को रोकती हैं। इसका ये क्या है, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये ड्रग्स क्या है, क्लॉट के फॉर्मेशन यानी क्लॉटिंग को रोकती हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा वारफेरिन, ये होता है इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो ड्रग होती हैं, इनको भी हम स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। अब इनको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह काम करती हैं। न्यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट का मतलब क्या हुआ, ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे डैमेज होने से। तो ये ड्रग्स का काम क्या है, न्यूरो प्रोटेक्टिव काम है।
इसी के लिए हम इन सेल्स को इन ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द स्ट्रोक कंडीशन जब ब्रेन में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उस केस में ब्रेन की सेल्स डेड होने लग रही हैं और उसकी वजह से उसके रिगार्डिंग जो हमारे सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं। तो जब ब्रेन की सेल्स जो डेड हो रही हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट का यूज़ करेंगे, जिनका काम होगा न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मरने से बचाना। तो ये ड्रग्स क्या हैं? ये न्यूरोप्रोटेक्टिव ड्रग्स होती हैं, ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं? ये ब्रेन की सेल्स को डेड होने से बचाती है। क्यों? क्योंकि ये न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं। तो ये क्या करती है? प्रिवेंट न्यूरोनल डेथ, रिड्यूस वाइट मैटर डैमेज। तो ये ब्रेन की सेल्स को डेड को तो बचाएंगे, साथ में ये वाइट मैटर जो होता है ब्रेन में, क्योंकि वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ये सारे मैटर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का। तो इनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। क्या करती हैं? वाइट मैटर को रिड्यूस होने से भी ये बचाती हैं। तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती हैं ये काम ये करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है हमारा ल्यूबेलुजोल एंड एमिडारोन। ये इसके एग्जाम्पल्स है किसके? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट में, जैसे कि हमारी है गाबा एंटागोनिस्ट ड्रग एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। तो इनको भी हम यूज़ करते हैं स्ट्रोक्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये वो सभी ड्रग्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्ट्रोक्स के पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उनके जो स्ट्रोक्स की कंडीशन हो उसको रिकवर करने का काम करते हैं। तो ये है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ ड्रग हम कैसे स्ट्रोक्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वो सभी ड्रग्स थी जिनकी हेल्प से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी विदाउट ड्रग हम कैसे स्ट्रोक्स को ट्रीट करेंगे। तो देखिए, जो पर्सन जिनको स्ट्रोक्स आया हुआ है उनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं। मतलब क्या है? ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है बेसिकली ये रिकवरी के लिए होता है। जो पेशेंट जिनको स्ट्रोक्स आ चुका है उनके लाइफ को बेटर करने के लिए किया जाता है। उनको ऐसा नहीं है कि ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये स्ट्रोक्स आने से रोकेगा, नहीं। इनका काम है, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का काम है उन पेशेंट की जो लाइफ है उसको स्मूथ करना, उनको क्या करना, उनको सही मतलब उनको क्या करना, उनके पुरानी स्टेज में लाने की कोशिश करना। तो इसके लिए हम 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या है, हम उनको स्पीच थेरेपी करवाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि क्या हुआ कि लास्ट की वीडियो में कि क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उसमें जब जैसे जैसे सेल्स डेड होंगी उस एरिया के एक्टिविटी भी अफेक्टेड होगी। तो जो स्ट्रोक्स के पेशेंट हैं उनके अंदर क्या है, जब स्ट्रोक्स का अटैक होता है तो उनके में स्पीच की थेरेपी भी करवाई जाती है, क्योंकि उनकी स्पीचिंग यानी उनको बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है, बोल नहीं पाते हैं वो सही से, लड़खड़ा के बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए उन्हें स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है, स्पीच थेरेपी करवाई जाती है, जिससे कि वो नॉर्मल जो बोलचाल है उनका उसको वो सुधार सके, उसको वो सही से कर सके, अपने पुराने स्टेज में वो वापस आ सके। इसके अलावा क्या है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, यानी कि जब कोई भी स्ट्रोक्स का जो पेशेंट होता है तो उसके ब्रेन में जब ये स्ट्रोक्स होता है तो क्या हो जाता है, उस पर्सन का बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। किसी पर्सन में कोई पर्सन काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर अफेक्टेड एरिया उनके जो एक्टिविटीज़ होती है, जो नॉर्मल पहले वो उनका जो नेचर था उससे वो डिफरेंट हो जाते हैं, उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेटेड पर्सन हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए साइकोलॉजिकल थेरेपी करवाई जाती है। तो इसमें हम उन पर्सन को नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी वही काम है कि जो पर्सन जिनको अटैक आया है, स्ट्रोक्स आया है, तो उनको ये नॉर्मल लाइफ में उनको फिर से वापस लाने की कोशिश करना, उनके स्पीचिंग में, उनके चलने में, हर चीज़ में, मतलब उनको एक क्या करना, पुरानी स्टेज में वापस लाने की कोशिश करना। तो इसमें हम इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ द एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम पर्सन को नॉर्मलाइज कराने का काम करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ ऑल दीज थेरेपीज़ हम स्ट्रोक्स के पेशेंट को ट्रीट करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकली। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसमें वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।